प्यारे विद्यार्थियों, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान में धातु और अधातु के बारे में आज समझाने वाले हमें, ठीक है, कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इसके बारे में विधिवत समझाएंगे, ठीक है। क्लास में अंत तक बने रहिए। जैसा कि हम कहते आए हैं और हर क्लास में कहते हैं कि लास्ट तक बने रहिए, याद कराने की हमारी गारंटी है। याद करा के ही क्लास में, तब उसके बाद में क्लास तुम्हारी समाप्त होगी। तो धातु और अधातु के बारे में हम समझने वाले हैं कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। यानी कक्षा 10 विज्ञान में तीसरा पार्ट है तुम्हारा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी बुक में तीसरा पार्ट दिया गया। धातु और अधातु के बारे में हम सीखेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। धातु और अधातु के बारे में सीखने वाले हैं। तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, समझिए। तत्व, ठीक है। सबसे पहले तत्व। तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं तुम्हारे धातु, अधातु, उपधातु। तत्व के अंतर्गत 3 चीजें आ जाती हैं, याद रखना। तत्व के अंतर्गत कौन चीज, 3 चीजें आ जाती हैं। तत्व के अंतर्गत आ जाती हैं धातु, अधातु और उपधातु। कौन कौन सी 3 चीजें आ जाती हैं? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तो बात की जाए, सबसे ज्यादा संख्या में धातु होती है और उससे कम संख्या में अधातु होती है और सबसे कम संख्या में उपधातु होती है। तो धातु में क्या याद करना है, देखा होगा तुम लोगों ने, हिंदी मतलब हिंदी मीडियम बच्चों के लिए थोड़ी समस्या रहती है। एक ही चीज को कई कई तरीकों से बोल दिया जाता है और उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले में कोई समस्या नहीं रहती है, एक चीज को एक ही तरीके से बोला है। जैसे तुमने वर्ड सुना होगा यू। अंग्रेजी में कोई चीज बोलना है तो हम क्या करते हैं कि यू बोल दो, बस काम खत्म। बड़े हैं तब भी ठीक, छोटे हैं तब भी। लेकिन हिंदी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगाना पड़ता है? तुम। अपने से बड़े हैं, तुम लगाकर बात करो। तुमने खाना खाया? सर जी तुमसे कहा था कि नोट्स दे दीजिए क्लास में। तुम, वही थोड़ा आप यूज कर लीजिए तो कितना अच्छा वर्ड हो जाता है। मतलब आप थोड़ा सभ्यतादार हो जाता है। अपने से बड़ों के लिए प्रयोग कर लीजिए। तुम छोटे के लिए प्रयोग कर देते हैं, कोई बात नहीं। दोनों देखिए, अंग्रेजी तो सेम है लेकिन हिंदी में क्या है, डिफरेंस है। इसी प्रकार हिंदी में क्या होता है कि एक ही चीज के कई नाम होते हैं और यही समस्या होती है हिंदी मीडियम वालों को। वो पढ़ते पढ़ते लास्ट तक इस कंडीशन पर पहुंच जाते, ये भी भूल जाते कि कौन सा लेसन हम पढ़ रहे थे। तो अरे ये तो इसी का था। तो देखिए धातु में क्या होता है कि धातुएं क्या होती है, धातु की बात की जाए हमेशा याद रखना, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और इसमें करंट का प्रवाह होता है। धातुओं में करंट का प्रवाह होता है, जबकि अधातुओं में करंट का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उपधातु में हल्का फुल्का होता है, मामूली बीच की होती है। मतलब जैसे नहीं देखा है, कुछ व्यक्ति कॉमन पर्सन होते हैं, इधर भी टैं टैं करते रहते, उधर भी रहते हैं। इधर बैठक में जाएंगे उधर आनंद लेंगे, उधर बैठक में जाएंगे उधर आनंद लेंगे। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार उपधातु का काम क्या होता है कि दोनों से मतलब रखना, इससे भी और इससे भी। इससे भी मिल जाना, इससे भी मिल जाना, यानी उसमें करंट हल्का फुल्का फ्लो होता है, मतलब कोई विशेष रूप से नहीं होता है। जैसे बात की जाए धातुओं में, तो धातु में जैसे लोहा हो गया है, इसमें फुल करंट फ्लो होगा, यानी इसमें पूरा करंट जाएगा। इसके बाद में क्या होता है अधातु। अधातु में कुछ अलग, जैसे हमने कोई चीज ले लो, हाइड्रोजन गैस ले ली या ऑक्सीजन ले ली, इसमें करंट नहीं जाता है। कभी सुना है तुम लोगों ने कहीं ऐसा करंट जाता होगा? होता हवा में, वायु में, ऑक्सीजन में करंट जाता हो तो पता लगता है हम लाइन के नीचे से निकले हैं, तो ठीक है, तार के नीचे से। तब तक क्या हो गया, बाल सब साफ हो गया। घर पहुंचे, घर में पूछा गया क्या हुआ भैया? अरे क्या बताएं, हुआ क्या कि हम तार के नीचे से निकले थे, उसी में ऑक्सीजन में करंट आया और मैं बाल साफ करके चला गया गंजा करके। तो ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। यानी अधातुओं में करंट नहीं होता है, जबकि धातुओं में करंट का प्रवाह होता है। इसके बाद में उपधातु की बात की जाए तो इसमें हल्का फुल्का प्रवाह होता है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे बात की जाए सिम कार्ड, देखा होगा सिम कार्ड में, सिम कार्ड हम लोग डालते हैं, फोन में यूज करते हैं, इसमें हल्का करंट जाता है। अगर ज्यादा जाता होगा तो वायर लगा, पता लगे तुम क्या करो कि सिम कार्ड को बत्ती से सीधे जोड़ दिया हमने कहा इसमें क्या हो जाएगा कि करंट हो जाएगा प्रवाह, ठीक है। तो क्या होगा, सीमित धराम से उड़ जाएगा,
जैसे मेमोरी कार्ड है, इसमें भी हल्का हल्का करंट जाता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, ये सब क्या है, अर्धचालक है। तो समझिए विस्तार पूर्वक। धातु का है तब भी वही बात है, धातु का है तब भी वही बात है। ये सब क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनको चालक भी बोलते हैं, थोड़ा आज इसको चालक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, चालक भी। और थोड़ा अच्छा करने के लिए, अच्छा नाम बनाने के लिए क्या बोल देते हैं, सुचालक बोल देते हैं। सुचालक, सुचालक। इसके बाद में इसी प्रकार धातु में क्या बोलते हैं, अचालक। और थोड़ा सुसज्जित नाम करने के लिए बोल देते हैं कुचालक। इसके बाद में उपधातु को क्या बोलते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक। इसके बाद में एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो धातु में जैसे मैंने ले लिया लोहा, F यानी आयरन, इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ले लिया, इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये क्या है, अर्धचालक के अंतर्गत आता है। इसमें सीधे से याद रखिए, जिसमें पूरी तरह से करंट का प्रवाह हो वो क्या होते हैं, तुम्हारे धातु, ठीक है। और जिसमें हल्का फुल्का करंट जाए वो उपधातु, और जिसमें बिल्कुल ना जाए वो अधातु होते हैं। तो बात समझ में आई। जिसमें पूरा करंट का प्रवाह हो, पूरी धारा का प्रवाह हो, वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। उसके बाद में जिसमें करंट का प्रवाह ना हो वो अधातु होते हैं, जिसमें हल्का फुल्का हो वो अर्धचालक होते हैं। तो समझ में बात आई। तो धातु क्या होते हैं, इसी को कई तरीके से बोला जाता है। यही तो बता रहे थे तुम लोगों को कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यही समस्या रहती है। अब देखिए, धातु लिखें तब भी वही बात, चालक लिखें तब भी वही बात, सुचालक लिखें तब भी वही बात, अधातु लिखें तब भी वही बात, अचालक कुचालक। तब तक लास्ट में उस कंडीशन पर पहुंच जाते हैं जब अब हम पढ़ाते हैं ना, क्लास में पढ़ाते रहते तो सर जी लास्ट में पहुंच जाते हैं बच्चे तो मालूम क्या कमेंट करते सर जी क्या पढ़ा रहे थे, कौन सा लेसन था, लेसन ही का नाम आराम से भूल जाते हैं कि हम धातु पढ़ रहे थे। ये होता है हिंदी मीडियम वालों का हाल। तो समझ में बात आई। धातु क्या होते हैं, जिसमें करंट का प्रवाह हो, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधातु जिसमें करंट का प्रवाह ना हो, और उपधातु जिसमें हल्का फुल्का प्रवाह हो। जैसे इसमें सिलिकॉन हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, और इसमें क्या हो गया, लोहा हो गया। तो समझ में बात आई। रिपीट करिए मेरे साथ, धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है, जैसे लोहा। इसके बाद में अधातु क्या होते हैं, अधातु जो तुम्हारे होते हैं इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद में उपधातु कौन से होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ उपकरण होते हैं जिसको चलाने के लिए करंट की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे फ्रिज, जैसे मैंने लिया फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक में क्या मैंने ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक में जैसे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ठीक है, चार्जर वगैरह हो गए। इसमें भी कम करंट की जरूरत होती है। अब समझिए इसमें, अब फ्रिज कूलर एसी तुमको चलाना, इन्वर्टर पर लगा दीजिए तो क्या होगा, धड़ाम से इन्वर्टर ही सुलग जाएगा, काम खत्म। हल्का फुल्का यदि होगा तो इन्वर्टर ही गायब हो जाए, क्योंकि इसको चलाने के लिए करंट की, अधिक करंट की जरूरत होती है। इसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इसको चलाने के करंट की जरूरत तो होती है, कम जरूरत होती है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा चार्जर, चार्जर की जो खोपड़ी होती है उसका सिर होता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, करंट। उसके बाद में हम डाटा केबल जोड़ते हैं, उसका मुख्य कार्य होता है करंट को कम कर देना। अब पता लगे डाटा केबल हम काट दें, उसके बाद हम सीधे 2 वायर ही लगा दें उसमें, तो क्या होगा कि फोन धड़ाम से जैसे ही करंट पहुंचेगा उड़ जाएगा, गायब, बिल्कुल ठीक है।
और जैसे सिम कार्ड है, सिम कार्ड में भी 2 वायर लेके बिजली से, ठीक है, हम सीधे उसमें जोड़ दें तो क्या होगा, सिम कार्ड ही गायब, मेमोरी कार्ड ही गायब। इनको मतलब हल्के फुल्के करंट की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं या उपधातु के अंतर्गत। और ये जो होते हैं फ्रिज, कूलर, एसी, इसको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, इसको चलाने के लिए पूर्ण रूप से मतलब धारा के प्रवाह की जरूरत होती है, अधिक प्रवाह की जरूरत होती है। समझ में बात आई। धातु कैसे याद रखेंगे, जिसमें पूर्ण रूप से धारा का प्रवाह हो उसे धातु कहते हैं। अधातु जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, ठीक है। और उपधातु जिसमें हल्का फुल्का धारा का प्रवाह हो। तो समझ में बात आई। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो हमारे पाठ का नाम क्या दिया गया, धातु एवं अधातु। तो और इसके बाद में उपधातु भी मैंने बता दिया। धातु क्या होते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं। इसमें करंट का प्रवाह होता है और इसमें नहीं होता है। और इसी प्रकार उपधातु क्या होते हैं, इसमें हल्का फुल्का करंट का प्रवाह होता है। तो समझ में बात आई कि जिसमें करंट का प्रवाह हो वो धातु, और जिसमें ना हो वो अधातु, और जिसमें हल्का फुल्का हो वो सब क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे देखा होगा तुमने डिस्प्ले, टीवी, लैपटॉप वगैरह, इनको सबको चलाने के लिए क्या होता है कि कम करंट की जरूरत होती है। डिस्प्ले, टीवी वगैरह नॉर्मल करंट पर चल जाती है। इसके बाद में जो एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह होता है ये हाई करंट पर चलते हैं, ठीक है। इनके लिए प्रॉपर करंट की जरूरत होती है। एसी के लिए तो बहुत करंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में फ्रिज के लिए भी हाई करंट की जरूरत पड़ती है। हल्का फुल्का यदि वायर होता तो वो भी गायब, सुलग जाता है, ठीक है। तो समझ में बात आई। जिसमें करंट का फ्लो हो वो धातु होते हैं, जिसमें करंट का प्रवाह ना हो, धारा का प्रवाह ना हो, वो अधातु होते हैं। और जिसमें हल्का फुल्का यानी अर्धचालक, हिंदी से ही सब क्लियर हो जाता है। हिंदी से क्या क्लियर हो जाता है समझिए, सुचालक, चालक, जिसमें धातु का प्रवाह हो, चालक का अचालक या कुचालक, जिसमें प्रवाह ना हो, अर्धचालक, जिसमें आधे चालक, मतलब जिसमें आधी धारा, मतलब हल्का फुल्का धारा का प्रवाह हो, तो किसके अंतर्गत, अर्धचालक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुणधर्म समझ लीजिए। इसकी इंसान लेना चाहो तो इसकी इंसान ले सकते हो। अब इसमें लिखाने की क्या जरूरत है, समझ लीजिए। यदि परिभाषा पूछ दे धातु के बारे में तो हम क्या लिखेंगे, धातु में विद्युत सुचालक होती है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, जैसे लोहा, ठीक है। इसके बाद में यदि पूछ दे अधातु, और कई धातु, लोहा, जिंक, उसके बाद में मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब क्या है, धातु हैं। अब पूछ दे अधातु, अधातुएं वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कई एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में उपधातु जो धातु दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं, यानी जिसमें हल्का फुल्का यानी पूर्ण रूप से धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी अर्ध रूप से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तुम्हारे उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो बात समझ में आई। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनी डाउट किसी को, यदि परीक्षा में आएगा तो लिख लोगे, फिर एक बार समझा देते हैं। अब यहाँ पर डिफिनीशन क्या लिखे हैं, बिल्कुल बता ही दिया है सब चीज, ठीक है। परीक्षा में पूछे तो रिमेंबर पॉइंट तरीके से याद करिए, सर तरीके से। अब किसी चीज को रटना नहीं है, रटने की एक आदत खराब होती है, याद रखना। अब रटने से काम नहीं चलेगा। रटने से क्या होता है कि यदि रट के कोई चीज याद करते हो तो यदि भूल जाते हो, जब तक वैसा नहीं कोई बताएगा तब तक नहीं लिख सकते। उसके बाद में और ये समझ के याद किया है तो फिर कोई देर नहीं। अब इसमें रिमेंबर पॉइंट यही है, बस इस तरीके से याद करो, 60 लाइन में नोट करो, उसका डिफिनीशन बनाना हो, बस उसके बारे में लिख दिया। जैसे धातुएं क्या होती हैं, धातुएं विद्युत के सुचालक होती है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, जैसे लोहा, ठीक है, जिंक, कॉपर आदि। इसके बाद में अधातु क्या होता है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। उपधातु जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, इसमें धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो वो अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए, ठीक है। तो ऐसे नोट डाउन भी कर सकते हो, मैंने बता दिया है, समझा दिया है। इसकी साल लेना चाहो ले लो, ठीक है। अब इसके बाद में धातु उपधातु बता दिया।
प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने वाले हैं, चिंता ना करिए, अभी लास्ट में भी एक बार हम पूरा रिवाइज करा के याद करा के जाएंगे। भौतिक गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक जानते हो? नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक समझ लीजिए, जिस चीज को परिवर्तित करके पुनः उसी रूप में लाया जा सके उसे हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं, और जिसे परिवर्तित करके पुनः उसी रूप में ना लाके नया पदार्थ बन जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे पानी को मैंने गर्म किया, बाद में ठंडा भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। एक ऐसा है भौतिक परिवर्तन है। पानी से मैंने बर्फ बना दी, बर्फ से भी तो पानी बन सकता है, तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मैंने मोम को पिघला दिया, बात समझना, मैंने मोम का पिघलना, ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघल जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि मोम जम भी जाता है, जैसे ठंडा होगा उसके बाद में जम जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जब परिवर्तित होके पुनः मतलब नई चीज बन जाए, जैसे देखा होगा फल का पकना, फल पक गया, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब तुम कहो कि पके हुए फल से कच्चा फल बना दे, बन जाएगा? कभी ऐसा संभव है? नहीं। तो ये कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जब कोई नया पदार्थ बन जाए, जैसे मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, यदि मोम का जल जाए तब तो भाई राख वगैरह जो भी बनेगा गायबित हो जाएगा, नए पदार्थ में तो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ गए? समझ में आई बात? कि जो मोम होता है, यदि ये पिघलाया जाता है तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, और यदि इसको जला दिया जाए तो रासायनिक परिवर्तन। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं को लिख गया, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हम समझने वाले धात्विक चमक। नंबर 1 हम समझने वाले हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? तो धात्विक चमक क्या होती है? जैसे देखा होगा तुम लोगों ने, महिलाओं को अक्सर करके दूर से ही देखेंगे सोना चंदार रहे हैं, तुरंत आकर्षित उसकी चमक देख के, दूर से देखा बहुत, उनको दूर से ही चमक आकर्षित कर लेती है। जैसे ही सुनार की दुकान देखी, अब जेब में पैसा हो या ना हो, चलो भाई मुझे तो ये चीज खरीदना है, वो चीज खरीदना है। ये सब क्या होता है कि लड़कियां और औरतें उसकी धातुओं की चमक देख के आकर्षित हो जाती। तो यानी धात्विक चमक, इससे याद रखिएगा, धात्विक चमक यानी धातुओं की जो सतह होती है चमकदार होती है। नहीं कोई धातु की चीज लाओ, देखो कितनी चमक होती, सोना चांदी आभूषण कोई होता है, देखो उसकी चमक। तो ये सब क्या होता है कि धातुओं का धात्विक चमक इसे कहते हैं। धातुओं के गुण, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो इसमें समझ लीजिए कि धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं की सतह एक चमकदार होती है, धातुओं की सतह चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है, धातुओं की सतह चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धातुओं में एक विशेष, धातुओं की सतह में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धता, इसके बाद में दूसरा जो भौतिक गुण है इसका क्या है? आघात वर्धता। आघात वर्धता, ये आघात वर्धता के बारे में समझिए। आघात वर्धता क्या होता है कि धातुओं को पीटकर एक पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे सोना चांदी इसमें विशेष रूप से हैं, और भी धातुएं आती हैं। तुम लोगों ने लोहार को देखा है? लोहार क्या करता है? एक कोई चीज हम लोहा की ले जाते हैं, उससे कहते हैं कि जैसे खुरपी बनवाना है मुझे, हम कोई ऐसी पतली हुई चीज तक ले जाते हैं, साइकिल का जो भी पार्ट यानी धुराइक नहीं बोलते, बाटम, वो खराब है, उससे लोग क्या करते हैं कि कोई भी खुरपा हो गया, कोई चीज बनवा लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि धातुओं को पीट कर चादर के रूप में, यानी चादर जिससे बनाई जा सकती है। इसमें सोना और चांदी विशेष रूप से होते हैं, तभी देखा आभूषण पीट पीट कर कैसे आभूषण उसके बना लिए जाते हैं। तो याद रखना कि धातुओं में क्या पाया जाता है कि धातुओं में
को पीटकर एक चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं। और सोना और चांदी विशेष रूप से आघातवर्ध धातुएं हैं। तो समझ में बात आई? क्या होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। सोना और चांदी, सोना और कौन सी? चांदी। अधिक आघातवर्ध धातु है। कैसी है? आघातवर्ध धातु है। तो वर्ध धातु है। समझ में बात आई? आघातवर्धता का मतलब पीटना, यानी पीटकर चादर बना। यानी आघातवर्धता का मतलब यह कि धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धता कहते हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धता कहा जाता है। इसके बाद में सोना और चांदी अधिक आघातवर्ध धातु होती हैं। इसके बाद में अगला गुण इनका क्या? तन्यता। अगला गुण क्या होता है? तन्यता। तन्यता का मतलब जानते हो कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है? क्या होता है कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, बदला जा सकता है। और सबसे अधिक इसमें तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। मालूम है? जीके के लिए एक प्रश्न बता देते हैं तुमको। 1 ग्राम सोना से, कितने बात की मैंने? 1 ग्राम सोना से। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 100 ग्राम भी नहीं, 100 ग्राम 10 ग्राम भी नहीं, 1 तोला जिसे कहते हैं। 1 ग्राम की बात की। कितनी मैंने? 1 ग्राम। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार। तो याद रखना, तन्यता में क्या हो जाएगा कि धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है, के रूप में बदला जा सकता है, या तार के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु है। क्यों तन्य धातु है मालूम है? सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम कितने? 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तार बनाया जा सकता है। तो बात समझ में आई? यानी तन्यता, धातुओं में तन्य गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण का मतलब धातुओं को खींचकर धातुओं से तार बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर धातुओं से क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। और सोना इसमें सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर। इसके बाद में कितने गुण हो गए? धात्विक चमक बता दिया, आघातवर्धता भी समझा दिया, तन्यता भी समझा दिया। और इसके बाद में याद रखना कि धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा के सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की
सुचालक होती है। तो समझिए धातुएं उष्मा की सुचालक कैसे होती हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक कैसे होती हैं देखा होगा तुम लोगों ने। जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सिरा जलता रहता है, दूसरा गर्म नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, यदि लोहे को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो लोहे का जब एक भाग गर्म करते हैं तो उसके दूसरे भाग में भी क्या होता है, उष्मा संचालित हो जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे देखा होगा कि जब हम भगोने में कोई चीज पकाते तो नीचे ही क्या होता है, कोई धातु के बर्तन हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आग जलाते हैं तो नीचे तो आग जलाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि पूरी धातु में प्रॉपर जो है उष्मा उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण प्रॉपर खाना पता लगे नीचे पक जाए आधा वैसे रह जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं कि उष्मा की सुचालक होती है। देख प्रैक्टिकल के लिए देख सकते लोग, जब हम गर्म करते तो दूसरा भाग भी, उसका आगे का भाग भी गर्म पड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, उष्मा की सुचालक होती हैं। ये पॉइंट याद रखना। और क्या होता है कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। गलनांक जानते हो, गल माने गलना, पिघलना, अंक यानी गलने पिघलने वाला अंक, यानी जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस से, कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाए, जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इनका गलनांक क्या होता है, जो धातुएं होती हैं इनका गलनांक अधिक होता है। जैसे देखा होगा कि तुम लोगों ने जब लोहार लोहे को पिघलाता है, या लोहा फैक्ट्री में जिसमें लोहा को पिघलाया जाता है, उतना उसका इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहां व्यक्ति परेशान हो जाता है। ठीक है, समझ गए या नहीं? तो सब क्या समझ में आया कि धातुओं का गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। ये बात याद रखना कि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है, सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर, और कॉपर उष्मा के अच्छे चालक हैं, अच्छे चालक हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल देखा है, सोलर पैनल में याद रखना जो ऊपर जो है सफेद टाइप की जो धारियां बनी होती हैं सोलर पैनल, और सस्ता हो जाए। इतना महंगा इसलिए है कि सोलर पैनल में जो ऊपर जो तुम लोगों ने धारियां देखी होगी, जो धारियां बनी होती है वो सिल्वर की यानी चांदी की बनी होती है, इसीलिए सोलर पैनल और थोड़ा कॉस्टली, अगर ये चांदी की ना हो तो सस्ता हो जाए। हमने क्या बताया कि सिल्वर और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं कि अच्छे चालक होते हैं। कॉपर भी उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि एसी में यानी एसी करंट में जो है कॉपर का कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? एसी में जो है कॉपर यानी तांबे का प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है वायरों में। सिल्वर और कॉपर उष्मा के कैसे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, जो धातुएं होती हैं विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं यानी इसमें करंट यानी धारा का प्रवाह होता है। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, चालक होती हैं। इसका प्रैक्टिकल भी तुम लोग कर सकते हो, लाइट में मत करना, लाइट में लाइन नहीं दे रहे हैं, एसी करंट में जो है प्रैक्टिकल करना। यदि इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो डीसी करंट में करिए। ठीक है, बैटरी घर में हो तो उसमें क्या करना है, एक वायर बैटरी से सीधे जोड़ देना है और दूसरे वायर को लाना है, उसके बाद में बीच में कोई लोहा ले लेना, कोई धातु ले लेना, उस धातु को बीच में रखना, उसके बाद में वायर टच करना, देखना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुरंत ही मालूम हो जाएगा कि इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो समझ में बात आई? एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा। जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि धात्विक चमक, धातुओं की जो सतह होती है चमकदार होती है, जो धातुओं की सतह होती है चमकदार होती है, जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। इसके बाद में अगला गुण क्या है, अगला गुण है आघातवर्धिता।
धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है। ठीक है, धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है। इस धातुओं के इस गुण को आघातवर्धकता कहते हैं और सोना और चांदी इसमें अधिक आघातवर्धक धातु है। इसके बाद में अगला गुण क्या है? तन्यता। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना इसमें सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा जो है तार खींचा जा सकता है। और क्या बताया गया कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। बाई प्रैक्टिकल मैंने बताया। ठीक है, जब लोहा को एक भाग को गर्म करते हैं दूसरे भाग में भी ऊष्मा का संचालन हो जाता है। जैसे ये पार्ट इतना गर्म कर रहे हैं तो इधर भी ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, इधर भी पार्ट गर्म हो जाता है। और धातुओं का जो गलनांक होता है अधिक होता है। देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लोहा ऐसे आग में करो बस तुरंत पिघलने लगा, बह गया, गायब। यानी लोहा जो है बहुत अधिक ताप पर, बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलता है। यानी धातुएं जो होती हैं बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि धातुओं का जो गलनांक होता है अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं कि ऊष्मा के यानी हीट के अच्छे चालक होते हैं। और धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती है। तो बात समझ में आई? ये धातुओं के भौतिक गुणधर्म थे। इसके बाद में एक और गुणधर्म समझ लीजिए, ध्वान्विक या सोनारस। पूछ लिया जाता है ध्वान्विक या सोनारस। ध्वान्विक या सोनारस, ये भी धातुओं में गुण पाया जाता है। ध्वान्विक या सोनारस। धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं, किससे? धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं, कह सकते हैं कि धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं, धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुएं जब ठोस जगह से टकराती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उन्हें ध्वान्विक या सोनारस कहते हैं। ध्वान्विक या सोनारस कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, सोनारस कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा स्कूल की घंटी किसकी धातु की बनी होती है, यानी उससे अधिक ध्वनि उत्पन्न हो। पता लगे लकड़ी की बना दी जाए, मास्टर साहब जैसे हमें पढ़ाने गए, सुबह से शाम हो जाए, जब छुट्टी हो तभी पता चला है क्या हुआ कि अरे लंच हो गया सीधे। अच्छा, उसके बाद पता ही नहीं चला, या लंच के बाद पढ़ाएं पता लगे सीधे छुट्टी हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है, स्कूल की घंटी देखी होगी तुम लोगों ने, धातु की होती है। किसकी होती है? धातु की होती है। तो याद रखना, ध्वान्विक या सोनारस, यानी धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। उन्हें ध्वान्विक या सोनारस कहते हैं। समझ गए? तो धात्विक चमक, यानी धातुओं की सतह एक चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। आघातवर्धकता, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धकता कहते हैं। जैसे सोना और चांदी अधिक आघातवर्ग धातु हैं। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है या धातुओं को खींचकर तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। इसके बाद में सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। ध्वान्विक या सोनारस, धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है और उन्हें ध्वान्विक या सोनारस कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म थे। ठीक है, रिपीट कर लो। अब थोड़ा हम अधातु के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में? अधातु के बारे में। समझिए, चिंता मत करिए, एक बार लास्ट में रिपीट कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद में साथ डायरी में अपने नोट डाउन कर लिया करो या नोट्स बना लिया करो, ताकि परीक्षक
रिपीट करते रहो, परीक्षा में तुम्हारे ये काम आने वाले हैं। देखिए एक बात याद रखना, लाइफ में कोई धीमा और तेज नहीं होता है, समझ रहे हो इस बात को? कोई धीमा और तेज जन्मजात से नहीं, जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार सफल होगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, कोई नया ड्राइवर हो, ठीक है, कोई नया ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहा हो, तो उससे जो है इसी जगह से निकालने में थोड़ा झिझक होती है, निकाल तो लेगा लेकिन मुश्किल रहेगी। और जो रोज का वही काम हो, प्रैक्टिस रोज कर रहा हो, रोज उसी मार्ग से निकाल दो तो फटाक से निकाल देगा, ठीक है। इसी प्रकार ये सिस्टम होता है। इसके अंदर जो अच्छी मेहनत करता, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहोगे, जितनी बार कोर्स पढ़ोगे, जब इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना ही ये सरल होगा। क्यों ना हम इसको अधिक बार पढ़ लें, 4-5 बार पढ़ लें, जब परीक्षा में हम बैठे तो याद आ जाए कि हमने एक तो 4 बार पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, 6 बार, फटाक से फिर पेपर साल हो जाएगा। कोई जन्मजात से, ठीक है, होशियार और धीमा तेज नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस करोगे। यदि देखिए, यदि होशियार बच्चा है तो उसको तो एक बार पढ़ने की जरूरत है, वो कवर कर लेगा। लेकिन तुम यदि कमजोर हो तो उसी चीज को तुमको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, होशियार वाले बराबरी करते हो। कैसे बराबरी करते हो? बराबरी करने का तरीका नहीं पता होता है। होशियार वाले बराबरी ये करते, उसने एक बार पढ़ा तो मुश्किल से आधे बार, मुश्किल से एक बार बस। अब ये दिमाग नहीं कि वो होशियार है, वो यदि एक बार पढ़ रहा तो मुझे 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसको कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? जितनी बार पढ़ोगे, जितना अधिक रिवीजन करोगे, उतना ही समझ में आने वाला है। याद करने सबसे अच्छा तरीका, जितना रिवीजन करोगे उतनी जल्दी याद हो जाए। तो अधातुओं के बारे में कुछ अपवाद समझ लेते हैं। अपवाद का मतलब जानते हो? अपवाद का मतलब ही कष्ट होता है। देखिए क्या होता है कि इसमें केमिस्ट्री में थोड़ा अपवाद ज़्यादा है, इसीलिए क्या है कि एक नियम आया तो दूसरे वैज्ञानिक ने कमी निकाल दी, या नियम यहाँ तक लागू, कहाँ तक लागू होता है, इसकी सीमाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसीलिए बच्चे थोड़ा इसे टप मानते, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए अधातु के बारे में। अधातु के भाई गुणधर्म वगैरह समझ लीजिए, कुछ अपवाद वगैरह समझ लीजिए। अधातु में क्या होता है कि धातुओं की तुलना में, पहली बात कि धातुओं की तुलना में अधातुएं क्या है, कम है। धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या क्या है, कम है। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे अधिक धातु हैं, उससे कम अधातु हैं, उससे कम उपधातु हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है, कम है। अधातुओं की संख्या कम है। ऑप्शन में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, यानी बहुत मुलायम होती है? सोडियम धातु। अभी समझाएंगे, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल। एग्जाम में इसी तरीके से पॉइंट बनते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई? यानी ब्रोमीन धातु द्रव होती है। क्या है? ब्रोमीन अपवाद है। ब्रोमीन धातु को थोड़ा याद रखिए। जो ब्रोमीन आपकी धातु है, ब्रोमीन अधातु जो है, सॉरी धातु नहीं अधातु है, जो ब्रोमीन अधातु है द्रव है। अन्य सभी क्या है? अन्य सभी अधातु ठोस या द्रव है। समझ गए? जो ब्रोमीन धातु है वो तुम्हारी क्या है, द्रव है, और अन्य सभी जो धातु अच्छी हैं वो क्या है, ठोस या फिर क्या है, गैस के रूप में। किसके रूप में मिलती है? गैस के रूप में। तो बात समझ में आई? ब्रोमीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, ठीक है। ब्रोमीन अधातु द्रव है, ब्रोमीन अधातु द्रव है, अन्य सभी अधातु ठोस या द्रव है। तो बात समझ में आई? ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन अपवाद है, याद रखिए, द्रव है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी अधातु द्रव है, तो ब्रोमीन अधातु द्रव है। ब्रोमीन को छोड़कर अन्य सभी जो अधातु हैं ठोस के रूप में मिलती हैं या में गैस के रूप में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद में और रिमेंबर पॉइंट है, मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर अन्य सभी अधातु क्या है कि मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातु क्या होते हैं, कमरे के ताप पर ठोस है। मरकरी को छोड़कर जो है अन्य सभी धातु क्या है कि कमरे के ताप पर ठोस है। मरकरी को छोड़कर अन्य सभी अधातु कमरे के ताप पर क्या है, ठोस है।
मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातु क्या है कि कमरे के ताप पर ठोस है। इसमें मरकरी जो है धातु के दोनों के हम अपवाद बता रहे हैं, ठीक है। धातुओं की तुलना में जो है धातुओं की तुलना में अधातुएं क्या है, संख्या कम है। जो है ब्रोमीन तुम्हारी जो होती है, ब्रोमीन अधातु द्रव है और सब क्या है, और सब ठोस या गैस के रूप में मिलते हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या है कि कमरे के ताप पर किसके रूप में मिलती हैं, ठोस के रूप में मिलती है। कमरे के ताप पर ठोस है। अगला पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है, अगला पॉइंट दिया गया है गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम जो है इनका गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यह हथेली पर रखने पर, यह हाथ की हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। ये भी याद रखना, ठीक है। यह हाथ की हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। हथेली पर रखने पर क्या होता है कि ये पिघलने लगती हैं। आयोडीन अधातु होने पर भी क्या होती है, चमकती है। ये सब अपवाद बता रहे हैं, कॉमन मतलब कुछ तो कॉमन गुण मिलते हैं, कुछ अपवाद बीच में जो ये जो हमने गुणधर्म बताया इसका पालन नहीं करते। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु होने पर भी चमकती है। अधातु होने पर भी क्या होती है कि चमकती है। धातु होने पर भी क्या होती है, चमकती है। इसके बाद में अगला रिमेंबर पॉइंट क्या है, कार्बन के अप्रूप। एक बात और याद रखना, कार्बन का अप्रूप क्या है, कार्बन तो कुचालक होता है, ठीक है। कार्बन का अप्रूप जैसे ग्रेफाइट, क्या होता है ग्रेफाइट, ये क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद हम लिखा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, सुचालक होता है। इसके बाद में अगला रिमेंबर पॉइंट तुम्हें याद रखना है, क्षारीय जो धातुएं होती हैं इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काट सकते हो। क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। तो समझ में बात आई। इसके बाद में समय भी हो रहा है, ठीक है, क्लास का, ठीक है। तो एक बार पूरा रिवीजन हम करा देते हैं, क्लास में बने रहिए, भी जाना नहीं है किसी को, ठीक है। तो क्या होता है कि धातु, अधातु और उपधातु, तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। तो धातु क्या होता है, जिसमें पूरा करंट का प्रवाह होता है उसे धातु कहते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और इन्हें चालक भी कहा जाता है। जब तार के रूप में ये होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो समझ में बात आई कि धातुएं क्या होती हैं कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होता है और उसके बाद में इन्हें अचालक मतलब इन्हें चालक भी कहते हैं, चालक नहीं चालक भी कहते हैं। धातुओं की बात की जाए, चालक सुचालक सब बात एक ही है। इसके बाद में जैसे लोहा, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गए, ठीक है। इसके बाद में अधातु क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें हम अधातु या अचालक या कुचालक कहते हैं। इसके बाद में उपधातु, यानी जिसमें, उपधातु क्या होता है कि जिसमें हल्का फुल्का, यानी ये धातु धातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होता आंशिक रूप से होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं उपधातु, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे सिलिकॉन
जर्मेनियम। बात समझ में आ गई। इसके बाद में मैंने समझा धातुओं के भौतिक गुणधर्म समझाए। जैसे बात की जाए धात्विक चमक, धातुओं की जो सतह होती है एक चमकदार होती है, जिससे धातुओं के गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद में आघात वर्धता, यानी धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुणधर्म को हम आघातवर्धता कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। इसका तन्यता, धातुओं को खींचकर तार के रूप में खींचा जा सकता है, इससे तार बनाया जा सकता है। ठीक है, धातुओं के उस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। इसके बाद में क्या मैंने बताया कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। ठीक है, ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। और धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती है, यानी चालक होती है, इसमें करंट प्रवाह होता है। ध्वान्विक या सोना रस, धातुएं जब कठोर, ठीक है, जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं की इस ध्वनि को सोना रस या ध्वान्विक कहते हैं। इसके बाद में अधातु, क्या कहते हैं, धातु जो है धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। जैसे ब्रोमीन, दिखाया गया ब्रोमीन अधातु द्रव है, अन्य सभी अधातु ठोस या गैस के रूप में है। मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातु कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। धातु की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये सब कुछ अपवाद हैं। गैलेनियम और सीजियम का गलनांक इतना कम होता है कि यह हाथ की हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। ब्रोमीन अधातु होने पर भी चमकती है, यानी चमक का गुण दर्शाती है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के अधातु हैं, यानी कार्बन का अपरूप जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा ग्रेफाइड, तुम तो दिमाग में कार्बन का अपरूप ग्रेफाइड, जब कार्बन कुचालक है तो ग्रेफाइड भी होगा। आराम से टिक कर दोगे, हाँ भाई कुचालक है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कार्बन का अपरूप जो ग्रेफाइड होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काट सकते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये धातु। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, धातु अधातु और उसके बाद में इनके भौतिक गुणधर्म हमने बता दिए हैं। अगली क्लास में रासायनिक गुणधर्म हम बताने वाले हैं।